माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे विपणन प्रबंध दर्शन के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ इस विपणन प्रबंध दर्शन की जो 5 अवधारणा है उनके बारे में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि हर कंपनी का बाजार दर्शन के बारे में अलग अलग विचार होता है। बिल्कुल सही। हर एक कंपनी जब किसी वस्तु को बनाती है तो उस वस्तु की बिक्री कहाँ होती है? बाजार में होती है। तो ऐसे बाजार को लेकर उनके अलग अलग विचार होते हैं। हो सकता है कुछ कंपनी के व्यक्तियों की या किसी उपक्रम के व्यक्तियों के ऐसे विचार हो कि इस बाजार में केवल वस्तु को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त है। किसी को लगता है कि बाजार में वही वस्तु को उपलब्ध कराना है जो अच्छी गुणवत्ता वाली हो। ऐसे अनेक विचारधाराएं व्यक्तियों की होती है। ठीक है, अतः कुछ कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि केवल कुछ उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए विपणन दर्शन के तहत 5 अवधारणाएं निम्नलिखित है। क्या बोला? विपणन प्रबंध दर्शन क्या है? हर एक व्यक्ति की बाजार को लेकर अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है, तो उन विचारों को लेकर 5 अवधारणाएं बताई गई है कि जब आप किसी वस्तु को बनाते हो तो उस वस्तु को लेकर 5 अवधारणाएं होती है लोगों की, मतलब 5 विचार होते हैं उनके। ठीक है, अब वो कौन कौन से विचार होते हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं होती है, वो हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट विचारधारा बताई गई है, या फर्स्ट विचारधारा बताई गई है उत्पादन की, है ना। अब इसका क्या अर्थ है देखते हैं। लिखा है, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में औद्योगिक उत्पादों की मांग तो बढ़ने लगी थी, लेकिन उत्पादकों की संख्या सीमित थी। जो वस्तु बनाई गई थी ना, उसकी मांग तो हो रही थी, लेकिन वस्तु को बनाने वाले जो उत्पादक थे उनकी संख्या कम थी। तो परिणाम स्वरूप पूर्ति से मांग अधिक थी। पूर्ति से मांग अधिक, जैसे 10 वस्तु है, खरीदने वाले 100 है, तो मांग अधिक है और बनी हुई वस्तु कितनी है? 10। माल का विक्रय करना कोई समस्या नहीं थी। जो भी व्यक्ति यदि वस्तु का उत्पादन करता था तो वह बिक जाती थी। मतलब कि उसमें भले गुणवत्ता मत हो, लेकिन लोगों को वस्तु चाहिए थी। गुणवत्ता का मतलब कोई क्वालिटी ना हो, लेकिन बस वो उसका कोई भी एक पदार्थ या कोई भी उसकी एक विशेषता उनकी आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, ये बात लोगों को चाहिए थी। इसलिए व्यावसायिक क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित थी। जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं थी वो केवल वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित थी, क्योंकि वस्तुओं को बनाने वाले उत्पादक बहुत कम थे, मांग अधिक थी। तो जैसी भी वस्तु बनती थी उसकी बिक्री हो जाती थी। यह विश्वास किया जाता था कि वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को गुणवत्ता नहीं चाहिए, उन्हें केवल वस्तु चाहिए। इससे उत्पादन की औसत लागत को कम किया जा सकता था। यह भी धारणा थी कि ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदेंगे जिनका मूल्य उनकी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार होगा। इस प्रकार से किसी व्यवसायिक की इकाई की सफलता की कुंजी उत्पाद की उपलब्धता एवं सामर्थ्य में होनी मानी जाती थी। मतलब उत्पादन की अवधारणा, हर एक व्यक्ति के वस्तु को लेकर अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादन की अवधारणा थी। इसमें लोगों का ये विचार था कि कुल मिलाकर उन्हें वस्तु मिले, भले वस्तु में गुणवत्ता ना हो, और वस्तु को बनाने वाले भी व्यक्ति कैसे थे? कम थे। तो उत्पादन की अवधारणा में उत्पादकों की संख्या कम थी, इस कारण वस्तुओं का उत्पादन कम होता था और मांग अधिक होती थी। लेकिन फिर भी कम उत्पादक जिस तरीके से वस्तु को बनाते थे उस आधार पर वस्तु बिक जाती थी। ठीक है, तो यहाँ उत्पादन पर, कुल मिला के यहाँ वस्तु बन जाए, इस बात पर फोकस किया गया था। ठीक है, अब सेकंड अवधारणा है उत्पाद की अवधारणा। अब उत्पाद की अवधारणा में क्या परिवर्तन आया वो देखेंगे। तो लिखा है, बिक्री में वृद्धि के लिए उत्पाद की उपलब्धता तथा कम मूल्य ही पर्याप्त नहीं होते। किसी भी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु का होना और उसका कम मूल्य ही पर्याप्त नहीं होता। पर्याप्त का मतलब कि वही ठीक नहीं है, और भी बात होगी। कौन सी? देखो, और न ही इन्हीं कारणों से इकाई का अस्तित्व बने रहना तथा उसका विकास सुनिश्चित नहीं था। वो बोल रहा है किसी वस्तु का बाजार में उपलब्ध होना, मतलब उसकी पूर्ति होना, उसका कम मूल्य होना, ये दोनों ही बातें उसके विकास को सुनिश्चित नहीं करती थी। जैसे जैसे पूर्ति में वृद्धि हुई, ग्राहक उन वस्तुओं की मांग करने लगा जो गुणवत्ता, आवश्यकता पूर्ति तथा लक्षण की दृष्टि से श्रेष्ठ थी, मतलब विशेषता।
कि अब द्वितीय जो अवधारणा थी, द्वितीय अवधारणा उत्पाद की अवधारणा, इसमें केवल आप उत्पाद को बाजार में लेकर ना आओ, उत्पाद को आप लेकर आ रहे हो तो इससे आपका विकास संभव नहीं है। इस उत्पाद में गुणवत्ता, कुछ विशेषता और आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, ये बातें होनी चाहिए। अतः इकाइयां उत्पादन की मात्रा के स्थान पर उत्पाद की गुणवत्ता को अधिक महत्व देने लगी। द्वितीय अवधारणा में क्या, उत्पाद को नहीं, उसकी गुणवत्ता को महत्व देने लगी। व्यावसायिक क्रिया का केंद्र बिंदु अब निरंतर गुणवत्ता में सुधार तथा वस्तु को नया स्वरूप प्रदान करना हो गया। इस प्रकार से उत्पाद मूलक अवधारणा में उत्पाद में सुधार एवं फर्म के अधिकतम लाभ क्या बन गए, फर्म की कुंजी बन गई। आगे समझिए, उत्पादन अवधारणा में केवल वस्तु के उत्पादन पर ध्यान दिया गया क्योंकि वस्तु को बनाने वाले कम थे। उत्पाद की अवधारणा में वस्तु की बिक्री कब संभव हुई या किसी भी उपकरण का विकास कब संभव हुआ, जब उत्पाद की गुणवत्ता में, उसके स्वरूप में सुधार किया गया। ठीक है, अब अगली अवधारणा पढ़ते हैं, बिक्री की अवधारणा। अब बिक्री की अवधारणा क्या है? अब यह धारणा बन गई कि ग्राहक तब तक वस्तु का क्रय नहीं करेगा या फिर पर्याप्त मात्रा में क्रय नहीं करेगा जब तक कि उसे इसके लिए भली भांति प्रभावित एवं अभिप्रेरित न किया जाए। ठीक है, पहले तो वस्तु हम बाजार में लेकर आ रहे थे तो आप उसको खरीद रहे थे क्योंकि बनाने वाले नहीं थे। फिर दूसरे पैमाने पे क्या हुआ, उस वस्तु की मांग होने लगी। अब मांग होने लगी तो लोग उसमें कुछ गुणवत्ता को मांगने लगे, आवश्यकता उनकी संतुष्ट नहीं हो रही थी तो ऐसी मांग करने लगे, तो आपने आवश्यकता में सुधार कर दिया। अब बिक्री की अवधारणा में क्या हुआ कि अब ग्राहक ना बोले कि इस वस्तु में ये चीज होनी चाहिए, अब आपको बताना है कि इस वस्तु में ये सारी क्वालिटी है, तो उसके लिए क्या किया गया, देखो, ग्राहक उनके उत्पादों का क्रय करे, इसके लिए अब व्यवसायों के लिए आक्रमिक विक्रय एवं प्रवर्तन करना अनिवार्य हो गया। विक्रय और प्रवर्तन हमने पढ़ा था, प्रवर्तन मिश्र के संप्रेषण होना कंपलसरी हो गया और ऐसा संप्रेषण प्रवर्तन मिश्रण से या प्रवर्तन मिश्र से हुआ। किस किस से? विज्ञापन, व्यक्तित्व विक्रय, विक्रय संवर्धन और प्रचार से। उत्पादों की बिक्री के लिए विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय जिसे व्यक्तित्व विक्रय भी बोला जाता है, विक्रय प्रवर्तन जैसे विक्रय संवर्धन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक माने जाने लगा। अब व्यावसायिक इकाइयां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आक्रामक विक्रय पद्धतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी, जिससे कि ग्राहकों को वस्तु के क्रय करने के लिए प्रोत्साहित, लुभाया एवं तैयार किया जा सके। यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया कि किसी भी तरह से वस्तुओं की बिक्री की जाए। यह मान लिया गया कि क्रेताओं का येन केन प्रकेंड माल बेचा जा सकता है, लेकिन यह भूल गए कि दीर्घ अवधि में केवल उपभोक्ता की संतुष्टि ही उपयोगी होती है। बिक्री की अवधारणा में यह बताया गया कि किसी भी तरीके से वस्तु को बेचना नहीं है, वस्तु को बेचने के लिए उसकी एक एक बात बताना जरूरी है और इसके लिए प्रवर्तन का होना, संप्रेषण का होना अनिवार्य हो गया बिक्री की अवधारणा में। मतलब लोगों के विचारों में ऐसा परिवर्तन आया। हर एक व्यक्ति बाजार को लेकर अलग अलग विचार रखता है, तो उत्पादन को लेकर विचार पड़ा, उत्पाद को लेकर विचार पड़ा और बिक्री को लेकर क्या विचार रहा लोगों का कि बिक्री को बढ़ाने के लिए कुछ नई तकनीकों को अपनाना होगा, विज्ञापन करना होगा, व्यक्तिगत विक्रय, खुद वस्तु के बारे में बताना होगा, कुछ संवर्धन के तरीकों को अपनाना होगा, इनामी योजना, प्रतियोगी योजना या कूपन, ऐसे विकल्प निकालने होंगे जिससे हमारे उत्पाद की बिक्री बढ़े। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगली अवधारणा हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोर्थ, विपणन की अवधारणा। इसमें क्या है? इस अवधारणा का आधार है कि उत्पाद एवं सेवाएं उनके गुण, पैकिंग अथवा ब्रांड के कारण नहीं खरीदी जाती, बल्कि यह ग्राहक की कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए खरीदी जाती है। विपणन की अवधारणा, विपणन मतलब होता है ग्राहक की संतुष्टि होना। वस्तु के उत्पादन से लेकर उसकी बिक्री तक ग्राहक की संतुष्टि के लिए आपने जो भी काम करे हो वो सब विपणन है। तो यहाँ विपणन के उदाहरण में बताया गया है कि आप किसी वस्तु को ब्रांडेड बना दो, गुणवत्ता युक्त बना दो, उसकी मांग के अनुसार उपलब्ध करा दो, तो भी बिक्री नहीं होगी। बिक्री तब होगी जब उस वस्तु ने उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट किया, है ना। आगे देखो, किसी भी संगठन की सफलता की पहली आवश्यकता ग्राहक की आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुसार कार्य करना है। जैसे बताया गया कि संक्षेप में कह सकते हैं कि विपणन की अवधारणा के निम्न स्तंभ है। पहला, बाजार अथवा ग्राहकों का विपणन के लक्ष्यों के रूप में चयन करना। ग्राहक जो है उसकी संतुष्टि के लिए विपणन के कौन से तरीकों को अपनाना, इसका चयन करना।
लक्षित बाजार के ग्राहकों की इच्छा या आवश्यकताओं को समझना। लक्ष्य ये रखा गया, लक्षित मतलब लक्ष्य ये रखा गया कि बाजार में लोगों को किस चीज की आवश्यकता है उसे उपलब्ध कराना। लक्षित बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं का विकास करना। आपने बाजार में लोगों की जिस आवश्यकता को देखा उस आवश्यकता के अनुसार वस्तु को बनाना, तब जाके ग्राहक संतुष्ट होगा। विपणन की अवधारणा में ग्राहक को संतुष्ट करना है, तो संतुष्ट करने के लिए उसकी आवश्यकता का पता लगाना, आवश्यकता के अनुरूप वस्तु बनाना और लक्षित बाजार की आवश्यकताओं को अपने प्रतियोगी की तुलना में अधिक श्रेष्ठता से पूरा करना, और यह सभी कुछ लाभ के लिए करना। क्या क्या बोला गया विपणन की अवधारणा में कि सबसे पहले क्या है, बाजार अथवा ग्राहक मतलब ग्राहक का चयन करना, मतलब ग्राहक को ढूंढना, फिर उसकी आवश्यकता का पता लगाना, आवश्यकता के अनुरूप वस्तु बनाना और वस्तु अपने प्रतियोगी से श्रेष्ठ बनाना, क्योंकि एक वस्तु को बनाने वाले अनेक व्यक्ति है और ये सारे काम लाभ के लिए होने चाहिए, ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए होने चाहिए। इस प्रकार से विपणन की अवधारणा का केंद्र बिंदु क्या हो गया, ग्राहक की चाहत मतलब ग्राहक की पसंद। एंड लास्ट फिफ्थ है फ्रेंड्स इसमें विपणन की सामाजिक अवधारणा। समाज मूलक विपणन अवधारणा की धारणा है कि किसी भी संगठन का कार्य बाजार की आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी ढंग से तथा भली भांति संतुष्टि करना है, जिससे कि उपभोक्ता एवं समाज दीर्घ अवधि कल्याण हो सके। विपणन की सामाजिक अवधारणा में बताया गया है कि आप समाज सेवा के हित को देखते हुए काम करो। इस प्रकार से समाज मूलक विपणन अवधारणा विपणन की अवधारणा का विस्तार है, जिसमें दीर्घ अवधि समाज कल्याण का ध्यान रखा जाता है। ग्राहक की संतुष्टि के अतिरिक्त इसमें विपणन का सामाजिक, नैतिक एवं प्राकृतिक पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसी अनेक समस्या है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। तो सामाजिक अवधारणा में बताया गया है कि आपको ग्राहक की संतुष्टि के लिए तो काम करना ही है, साथ ही साथ वह काम समाज के लोगों को, ग्राहक को, सबको लाभ पहुंचाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में हमने कौन कौन सी अवधारणा पढ़ी। हमने उत्पादन की अवधारणा पढ़ी, उत्पाद की अवधारणा पढ़ी, बिक्री की अवधारणा पढ़ी, विपणन की अवधारणा पढ़ी और सामाजिक या विपणन अवधारणा, सामाजिक विपणन अवधारणा पढ़ी। अब आपको अच्छे से याद रखना है कि अवधारणा कितनी होती है, 5 होती है। एक एक करके भी पूछ सकता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, या पांचों को एक साथ भी वो हमसे पूछ सकता है कि विपणन प्रबंध दर्शन की अवधारणा बताइए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या क्वेश्चन में पूछे, आपको इसका आंसर अच्छे से लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो डाउट को दूर करना है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।